यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। शेफाली के सामने राहुल मौजूद था। उसकी बात सुनकर शेफाली ने अपनी नजरें फेर ली और वहां से जाने लगी। लेकिन गाड़ी से उतर राहुल अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शेफाली ने कड़क आवाज में कहा, क्या चाहते हो तुम? राहुल ने कहा, मैंने अभी अभी बताया ना, मैं आपसे कार्तिक मित्तल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शेफाली हाथ बांधकर खड़ी हो गई और उसने कहा, कहो क्या कहना है तुम्हें? राहुल ने कहा, देखिए मुझे गलत मत समझाइएगा, मैं आपको पहली नज़र में देखकर ही समझ गया था कि आप अच्छी लड़की है। इसीलिए मैं कार्तिक का सच आपको बताने आया हूँ। मुझे पता है आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, वह आपको मुझे बस जेलस कराने के लिए लेकर आया था। एम आई राइट? शेफाली ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कहने आए हो? साफ साफ कहो। राहुल ने कहा, कार्तिक ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह हूड बिस्ट्रोबा में वेटर का काम करता था, लेकिन उसके अड़ियल एटीट्यूड को देखते हुए वहां के मालिक ने उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। शेफाली ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। अपनी बातों का उस पर कोई असर ना होते देखकर राहुल एक बार फिर उसे फॉलो करने लगा और थोड़ी तेज आवाज में उसने कहा, कार्तिक और शानोंग की सच्चाई भी तो सुनती जाइए, उनके बीच क्या रिश्ता था वह भी आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर कार्तिक ने आपको ये भी नहीं बताया होगा। शानोंग का नाम सुनकर शेफाली कुछ पल के लिए ठहर गई। राहुल मन में सोचने लगा, कार्तिक बहुत हीरो बन रहा था ना। अब तुझे मैं बताता हूँ राहुल क्या चीज है। तारांकन। दूसरी ओर हॉस्पिटल से निकलकर कार्तिक ने शेफाली की सारी प्रॉब्लम्स रास्ते में नील को बताई। बातें सुनने के बाद नील ने कार्तिक से कहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि शेफाली को ट्रबल में देखकर तूने हॉस्पिटल खरीद लिया, अब तो मुझे सिटी बैंक पर तरस आ रहा है। आई एम श्योर तेरा अगला शिकार सिटी बैंक होने वाला है। ये बोलकर वह हंसने लगा। कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, फिलहाल तो मैं तेरा शिकार करने वाला हूँ। ये बोलकर कार्तिक उसका गला पकड़कर उसे झकझोरने लगा और फिर दोनों हंसने लग गए, एकदम किसी सगे भाई की तरह। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी पैलेस के सामने आकर रुक गई। नील गाड़ी से बाहर उतरकर मस्खरे अंदाज में बोला, युवराज का स्वागत है, पधारिए अपने राजमहल में। कार्तिक ने स्माइल किया और गाड़ी से बाहर आ गया। वह दोनों जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचे, वहां पहले से अंकल चौहान मौजूद थे। उन्हें देखकर कार्तिक ने अपनी घड़ी में समय देखा और हैरान होकर कहा, अंकल रात के 3 बजे बज चुके हैं और आप अब तक सोए नहीं। अंकल उसे देखकर अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रिंस अगर आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं, आपने सिटी लाइन हॉस्पिटल महज 15 मिनट के अंदर खरीदा, क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? उनके इस सवाल पर कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मेरे दोस्त के फादर वहां एडमिट है, हॉस्पिटल बेड की फीस पेमेंट ना किए जाने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जानवरों की तरह छोड़ दिया गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कई पेशेंट का हाल बहुत बुरा था, इंसानियत खत्म हो चुकी थी वहां के स्टाफ की और वहां के डॉक्टर की। बदले में वहां के डॉक्टर किसी अच्छी लड़की से उसके फादर के इलाज के बदले उससे बदतमीजी से बात कर रहे थे। क्या ये सही है अंकल? चौहान अंकल बड़े गौर से कार्तिक की बात सुन रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर नहीं में सर हिलाया। कार्तिक ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, डॉक्टर हमारे लिए दूसरे भगवान होते हैं, लेकिन कुछ घटिया डॉक्टर की वजह से सारे डॉक्टर बदनाम हो जाते हैं, बस इसीलिए मैंने उस हॉस्पिटल को खरीद लिया। अंकल चौहान के चेहरे पर सुकून के भाव आ चुके थे। उन्होंने कार्तिक को देखकर कहा, प्रिंस मुझे आप पर गर्व है और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। अंकल चौहान ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ये पूरे मित्तल परिवार के लिए खुशी की बात है कि आप अपने पेरेंट्स के अडॉप्टेड सोन थे। आपकी रगों में उनका खून नहीं दौड़ रहा है, मुझे उम्मीद है आप उनसे भी बेहतर निकलेंगे। तारांकन। दूसरी ओर शानोंग का नाम सुनकर शेफाली ने राहुल की ओर पलट कर देखा और कहा, कौन शानोंग? राहुल ने अपने फेस पर मासूमियत लाकर कहा, शैनन हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, आज आपने उसे मेरे साथ देखा भी होगा। उसका नाम सुनकर शेफाली ने अपने कंधे उचकाकर कहा, ओ वह बहुत बदतमीज और घमंडी लड़की है और मुझे नहीं लगता कि कार्तिक ऐसी लड़कियों में इंटरेस्टेड होगा।
ये बोलकर वह एक बार फिर वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन इसके पहले राहुल बोल पड़ा, जाते जाते मेरी बात तो सुनती जाइए। पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पर बैठकर कार्तिक ने शानोंग को प्रपोज किया था। वह बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने लगा। उसने कहा, शानोंग के साथ कार्तिक ने बहुत गलत किया, बेचारी के विश्वास का गलत फायदा उठाया उसने। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, क्या किया कार्तिक ने? राहुल ने धीरे से कहा, धोखा दिया उसे। उसके साथ कई रातें गुजरने के बाद जब शानोंग से उसका दिल भर गया, तब उसने उसे छोड़ दिया। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने शानोंग को भी समझाया था और उसने भी यही कहा था। अब देखिए उसके दिल पर क्या बीत रही है। शेफाली को अपनी बातों में फंसते देखकर राहुल ने आगे कहा, मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कार्तिक से दूर रहे। ये हर लड़की से बस एक ही चीज चाहता है, उन्हें इमोशनली फंसाकर, उन्हें सपोर्ट देकर, उनके साथ रात गुजारना इसका पहला शौक है, और इसके इस शौक के बारे में हमारे कॉलेज की हर लड़की जानती है। शेफाली चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। राहुल ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बदले में वह आपसे भी यही चाहेगा, आपको तसल्ली देने के बाद आपके करीब आने की कोशिश करेगा। शानोंग का बिहेवियर इसलिए उसके साथ इतना रूड है, देखना कहीं उसके बाद आप ना हो। ये सब सुनकर शेफाली का घबराहट के मारे वहां से चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद राहुल जोर जोर से हंसने लगा और अपने कंधे थपथपाते हुए बोला, राहुल यू आर जीनियस, बेचारे की नई लव स्टोरी में भी तू विलेन बन गया। ये बोलकर एक बार फिर वह हंसने लगा। तारांकन मित्तल पैलेस में कार्तिक ने अंकल से कहा, अंकल मैं आपको बताना चाहता था कि मैं और नील यहाँ पैलेस में नहीं रहेंगे। उसकी बात सुनकर नील मुंह फाड़कर उसे हैरानी से देखने लगा और उसके करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, भाई क्या हो गया है तुझे, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अंकल चौहान भी सवालिया नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। कार्तिक ने कुछ सोचकर कहा, मेरी स्टडी अभी बाकी है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी स्टडी हॉस्टल में रहकर पूरा करूं। अंकल ने जवाब दिया, प्रिंस अपनी स्टडीज आप यहां रहकर भी तो पूरी कर सकते हैं। कार्तिक ने कहा, बेहतर होगा अगर आप मेरे लिए हॉस्टल का इंतजाम कर दे। ठीक है देखते हैं। चौहान अंकल ने उससे कहा। नील का तो समझो मुंह ही फूल गया था ये सुनकर, और सभी सोने चले गए। तारांकन कार्तिक नील के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था। नील बेड पर दोनों हाथ फैलाकर लेटा हुआ था गया और उसने कार्तिक से कहा, यार एक बात कहूं। कार्तिक बेड के दूसरे साइड पर अपना मोबाइल देख रहा था। कार्तिक का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर नील ने अपने अंदाज में कहा, यार मुझे ना ये लड़की शेफाली बहुत अच्छी लगी, कितनी सिंपल और कितनी साइलेंट है। नील ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तूने आज राहुल और शानोंग का चेहरा देखा, आज रात तो वह दोनों सो नहीं पाएंगे। शैनन आंखें फाड़ फाड़ कर शेफाली को देख रही थी। यार सचमुच ये सब होते मैंने अब तक फिल्मों में देखा था, लेकिन रियल लाइफ में मैं तेरे साथ यह सब होते देख रहा हूँ। सचमुच यार किस्मत कभी भी कोई नया मोड़ ले सकती है। ये बोलकर नील कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। फिर कुछ सोचकर नील ने कहा, यार तुझे शेफाली से हाई हिलो वाला रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। कार्तिक ने नहीं में सर हिलाया और कहा ना, सिर्फ दोस्त है। नील ने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया और कहा, मैं अभी उसे व्हाट्सएप करता हूं। कार्तिक ने तुरंत उससे कहा, नहीं भाई मत कर प्लीज। नील ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए देख मैंने तो मैसेज पहले ही कर दिया था तेरे फोन से। कार्तिक आंखें बड़ी कर उसे घूर कर देखने लगा। नील ने उसे थोड़ा इग्नोर करते हुए कहा, व्हाट? ये लुक मत दे, तेरा भाई सब जानता है। तारांकन अगले दिन शेफाली के बाबा को स्पेशल वार्ड में एडमिट कर दिया गया। उसके बाबा के साथ एक नर्स भी मौजूद थी। बीती रात राहुल की बात सुनने के बाद शेफाली कार्तिक के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। उसका दिल तो राहुल की बात पर यकीन करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन दिमाग में राहुल की बातें निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शेफाली ने खुद से बात करते हुए कहा, क्या सचमुच कार्तिक ऐसा है जैसे राहुल ने मुझे बताया है? फिर खुद ही अपने सवालों का जवाब देते हुए उसने कहा, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे उससे मिले इतना कम समय ही हुआ है। बिलेनिया है तो कुछ भी कर सकता है, मुझे उससे क्या? वह अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी नर्स की आवाज में उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैम मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, शेफाली ने कहा। नर्स के जाने के बाद शेफाली एक बार फिर कार्तिक से ख्यालों में डूब गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, हो सकता है
राहुल सच कह रहा हो, पहले कार्तिक मेरा विश्वास जीतेगा और उसके बाद मेरे साथ वही करेगा जो उसने शानोंग के साथ किया, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। थोड़ी देर में शेफाली ने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देखा, कार्तिक का मैसेज था। उसे पढ़कर एक पल के लिए तो वह बहुत खुश हुई, फिर उसे राहुल की कही बातें याद आ गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं जल्द ही कार्तिक के सारे पैसे उसे रिटर्न कर दूंगी, मुझे उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सोचकर उसने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। तारांकन पैलेस में कार्तिक और नील अंकल चौहान के साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अंकल चौहान ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, प्रिंस आपके हॉस्टल का इंतजाम हो गया है, आप दोनों के लिए हमने हॉस्टल का स्पेशल कमरा लिया है। उनकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हमें स्पेशल रूम की जरूरत नहीं है, हमें ऑर्डिनरी रूम चाहिए। अंकल चौहान ने कुछ सोचकर कहा, प्रिंस क्या आपके ऐसा करने की वजह मैं जान सकता हूँ। नील गुस्से से आंखें छोटी कर कार्तिक को देख मन ही मन उसे गालियां दे रहा था। कार्तिक ने कहा, इन 6.5 सालों में मैंने प्रॉब्लम से फाइट करना सीखा। मानता हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन इसी चीज ने ही तो मुझे सिखाया कि ऑर्डिनरी लाइफ भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि लोग अचानक से मुझे दूसरे नजरिए से देखने लगे, या मेरी सच्चाई ज्यादा किसी को पता चले। कॉलेज लाइफ की अपनी एक बात होती है। नील मुंह फाड़कर उसकी ओर देख रहा था। अंकल चौहान ने हैरान होकर कहा, और आपकी यह इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे पैसे कौन संभालेगा प्रिंस? और काम? कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा, अंकल मैंने कहा मैं सिंपल लाइफ जी लूंगा, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगा। ये बोलकर कार्तिक अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसने नील के सर पर टिप्पणी मारकर कहा, चल आज तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अंकल चौहान ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, आपके कॉलेज पहुंचने से पहले आपके लिए ऑर्डिनरी रूम का इंतजाम हो जाएगा, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और नील के साथ कॉलेज के लिए निकल गया। उन्होंने कॉलेज जाने के लिए टैक्सी बुक की तो नील ने कार्तिक को कोहनी मारकर कहा, मैंने तेरे जैसा आदमी नहीं देखा यार। अच्छा खासा हम पैलेस में रह रहे थे, लेकिन तुझे तो कॉलेज का ऑर्डिनरी रूम चाहिए था। ये बोलकर वह गुस्से से टैक्सी से बाहर देखने लगा। जवाब में कार्तिक ने कहा, तुझे पता है इस जिंदगी को जीकर हमें लोगों की असली सोच पता चलेगी। नील ने नाराज होकर कहा, मुझे नहीं पता करनी लोगों की सोच। यार तेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, रहने के लिए राजसी ठाठ है, तो फिर हम क्यों ऑर्डिनरी लाइफ में जाएं? कार्तिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और जवाब में कहा, समय के साथ तुझे खुद पता चल जाएगा। कुछ देर में वह दोनों कॉलेज पहुंच गए। वह जैसे ही अपने हॉस्टल रूम में पहुंचे, उन्होंने देखा वहां 2 लड़के पहले से मौजूद थे। नील ने अंदर जाकर उनसे कहा, रूम हम दोनों ने लिया है। जवाब में एक लड़के ने अकड़ में कहा, क्यों तू कहीं का प्रिंस है जो अकेले इस कमरे में रहेगा? ये रूम 5 लोगों में शेयर होगा, क्या तुझे नहीं पता? नील ने हैरान होकर कार्तिक को देखा। कार्तिक आराम से कोना वाले बेड की ओर चला गया और अपना बैग वहां रखी छोटी सी कबर्ड में सेट करने लगा। ये देखकर नील कार्तिक के पास आकर बड़बड़ाते हुए बोला, युवराज की जय हो युवराज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इतने आलीशान बेडरूम में आकर उम्मीद करता हूँ आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में कोई कमी नहीं महसूस होगी आपको। नील की बात सुनकर वहां मौजूद लड़के और कार्तिक उस पर हंसने लगे। नील ने उन लड़कों की ओर देखकर कहा, बिल्कुल हंसो, मुझ पर हंसो, क्योंकि मेरा दोस्त यह है कार्तिक, जिसकी वजह से मैं अर्श से फर्श पर आ गिरा। हंसो मुझ पर। ये बोलकर वह कार्तिक पर झुंझला रहा था। इतने में कार्तिक का मोबाइल बजा। कार्तिक ने अपने पॉकेट से जैसे ही मोबाइल निकाला तो देखा स्क्रीन पर अंकल चौहान का नाम डिस्प्ले हो रहा था। कार्तिक ने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से अंकल चौहान ने कहा, प्रिंस मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हमने सिटी लाइन हॉस्पिटल खरीद तो लिया है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अंकल चौहान ने अभी अभी कार्तिक को बताया कि उन्होंने सिटी लाइन हॉस्पिटल खरीद तो लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुन जवाब में कार्तिक ने कहा, प्रॉब्लम है? मैं कुछ समझा नहीं। अंकल ने उसे बताया, प्रिंस हॉस्पिटल खरीदने के पीछे आपका मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी पकड़ बिजनेस में है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं। उनकी बात पे गौर करते हुए कुछ सोचकर उसने कहा, सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि हमें इस हॉस्पिटल के पुराने मैनेजमेंट को फिर से हायर कर लेना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? अंकल ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रिंस, लेकिन मैंने सुना है कि उनका हेड सचिन अरोरा अपने उसूलों का पक्का है। मुझे नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट फिर से संभालने में इंटरेस्ट दिखाएंगे।
कार्तिक ने कहा, आप परेशान मत होइए अंकल, मिस्टर सचिन अरोरा से मैं खुद जाकर बात करूंगा। अंकल हिचकिचाते हुए बोले, लेकिन प्रिंस आप खुद। इससे पहले कि वो कुछ आगे बोलते कार्तिक ने कहा, जी हाँ अंकल, मैं खुद जाकर उनसे मुलाकात करूंगा। अंकल बोले, सिटी लाइन हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैं बस यही चाहता हूं कि अब जब हमारा ब्रांड इससे जुड़ ही चुका तो इस हॉस्पिटल का ग्राफ गिरना नहीं चाहिए। कार्तिक उनकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था। कार्तिक अंकल ने जो बात अभी कही उसकी गंभीरता समझ रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये बोलकर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद भी वो यही सोच रहा था कि वो सचिन अरोरा से कैसे बात करेगा। तभी नील की आवाज आई, तुझे आज कॉलेज नहीं जाना, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। नील के चेहरे पर आज मस्खरी नहीं दिख रही थी। कार्तिक ने इस बात पर गौर करते हुए कहा, अब तक नाराज है। नील का जवाब आया, मैं होता कौन हूँ नाराज होने वाला, आफ्टर ऑल तू इतना बड़ा युवराज है, सॉरी प्रिंस है, डिसीजन मेकर भी तू है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। भले ही नील नाराज होने वाली बात से इनकार कर रहा था, पर उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कार्तिक से काफी गुस्सा। कार्तिक को उसकी ये बात थोड़ी चुभी, लेकिन एक स्माइल के साथ उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कैसी बातें कर रहा है तू, तो मेरा सबसे अच्छा जिगरी यार है, प्लीज ऐसे मत बोल। कार्तिक ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरा मकसद है अपने पेरेंट्स की आखिरी शर्त पूरी करना, अपने दम पर डिग्री हासिल करना। अगर तू मेरी बात नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। नील ने उसको देखकर कहा, यार लेकिन अब तो कोई है भी नहीं तेरा ये सैक्रिफाइस देखने के लिए, अब तू किसको दिखाने के लिए ये सब कर रहा। कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूं, मैं नहीं चाहता कि आज से 10 साल बाद कोई मेरी आइडेंटिटी और स्टेटस पर सवाल उठाए। कार्तिक ने उसे प्यार से समझाते हुए आगे कहा, तू तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है, अगर तू मुझे मोटिवेट नहीं करेगा तो मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे हो पाऊंगा। इतना समझाने के बाद कहीं ना कहीं नील उसकी बात से कन्विंस हो गया। उसने हाँ में सर हिलाया और अपनी स्कूटर की चाबी उसकी ओर उछलते हुए बोला, तो चले अपनी शान की सवारी में। कार्तिक ने स्माइल किया और नील के गले लगकर बोला, थैंक्स यार। नील ने अपने मजाकिया लहजे में कहा, बस कर पगले, रुलाएगा क्या। कॉलेज पहुंचकर वो अपनी स्कूटर पार्क कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई, आ गया अपनी औकात में। ये सुन जैसे ही वो पीछे पलटे, उन्होंने देखा कि राहुल अपने दोस्तों के साथ वहां खड़े होकर उनका मजाक उड़ा रहा था। कल रात को तो बहुत हीरो बन रहा था, औकात से ज्यादा बात कर रहा था, आज क्या हुआ, कहाँ गई तेरी वो गर्लफ्रेंड, तेरी स्पोर्ट्स कार। कार्तिक नील के साथ उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। शानोंग भी राहुल के साथ ही थी। उसने हंसते हुए कहा, क्या राहुल, तुम भी ना, पता नहीं क्यों इन डाउन मार्केट वाले लोगों से बात कर रहे हो। कार्तिक तो शांत था, पर नील को ये सब सुन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने पीछे पलटकर राहुल को देखकर कहा, लगता है तू अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए एक बार फिर अपनी इज्जत लूटवाने चला आया है। ये कह राहुल ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली और बोला, सुन डबल बैटरी, दुश्मनी भी बराबरी वालों से करना चाहिए, समझ में आया तुझे। इस बीच कार्तिक वहां पहुंचा और उसने राहुल को पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, मैं चुप हूं, इसका ये मतलब ये नहीं कि कमजोर हूं, ये भी हो सकता है कि तू मुझे अभी तक जान ही नहीं पाया। ये सुन राहुल थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोला, क्या नौटंकी है। ये कह उसने इशारों में अपने दोस्तों को वापस चलने को कहा। तारांकन। दूसरी ओर शेफाली अपनी डेस्क पर बैठकर काम करने में बिजी थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके कलीग उसे देखकर आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं और अचानक से उसके साथ काफी अच्छे ढंग से पेश आ रहे हैं। शेफाली को अपने कलीग का बदला रवैया अजीब लग रहा था। उसने सोचा, अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं ये लोग। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी ऑफिस फ्रेंड काजल उसके पास रखी चेयर पर आकर बैठ गई और उसे कोहनी मारकर छेड़ते हुए बोली, तू तो बड़ी फास्ट निकली, हम यहाँ उस टाइकून के पैसे गिनते रह गए और तू सीधे उसके घर पहुंच गई। शेफाली ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल ने मजाकिया लहजे में कहा, बस कर, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब पता चल गया है। कल रात तू कार्तिक मित्तल के साथ थी, उसके घर गई थी, मुझे सब पता है। ये बात सुनकर शेफाली थोड़ी परेशान हो गई और उसने काजल से कहा, तुझे कैसे पता चला। काजल का जवाब आया, सिर्फ हमें ही नहीं पूरे बैंक को ये बात पता है। शेफाली उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। दरअसल राहुल ने कार्तिक और शेफाली की कार रेसिंग वाली कुछ फोटोज फेक अकाउंट से वायरल कर दी थी।
इसलिए आज सिटी बैंक में कार्तिक और शेफाली की ही बातें चल रही थी। काजल ने तो शेफाली को उनकी फोटोज भी दिखाई। शेफाली अपनी तस्वीर देखकर परेशान हो गई। काजल ने हंसते हुए कहा, यार शेफाली तेरी तो पूरी लाइफ सेट है, इस बंदे को हाथ से मत जाने देना। शेफाली ने काजल को सफाई देने की कोशिश की, तुम सभी गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। काजल ने अपना गला साफ किया और कहा, किसी महापुरुष ने कहा है एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो आगे हंसते हुए बोली, अरे तेरे चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि बॉस ने मुझे बैलेंस शीट रेडी करने कहा है। चल मैं बाद में बात करती हूँ। बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शेफाली परेशान होते हुए बोली, हमारी तस्वीर किसने वायरल कर दी, कहीं ये काम कार्तिक का तो नहीं। तारांकन। इस वक्त कार्तिक और नील कॉलेज के कैंटीन में मौजूद थे कि तभी राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में हुल्लड़बाजी करते हुए पहुंचा। उन दोनों को देखकर राहुल ने अपने साथ मौजूद लड़कों को आंख मारी और कार्तिक के पास पहुंचकर थोड़ा सीरियस होकर बोला, आर यू रेडी फॉर मैच। उसकी बात सुनकर नील और कार्तिक सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। राहुल अपनी भौहें उचकाकर बोला, अगर राहुल के साथ फुटबॉल मैच करने में डर लग रहा है तो अभी वक्त है, पूरे कॉलेज के सामने मेरे जूतों पर नाक रगड़कर सॉरी बोल दे। उसके साथ कुछ और लड़के भी मौजूद थे, जिनके साथ हंसते हुए राहुल आगे बोला, और वैसे भी राहुल का दिल इतना बड़ा है कि वो तुझे एक बार फिर माफ कर देगा। कार्तिक को सुबह से ही राहुल की बातें बिना सर पैर के लग रही थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता तू कौन से मैच के बारे में बात कर रहा है। इस पर राहुल के दोस्तों में से एक लड़का आगे आया और कार्तिक के टेबल पर एक पंपलेट लाकर रख दिया। कार्तिक ने वो पंपलेट उठाकर देखा जिस पर राहुल और कार्तिक की तस्वीर बनी थी और फुटबॉल मैच की डिटेल्स दी हुई थी। उस लड़के ने कहा, क्या तुझे नहीं पता, राहुल ने तुझे फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया है, कल सुबह है, देख ले तेरे एबीएस की है कि नहीं। राहुल ने सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, और अपनी रेंटेड गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट कर लेना। कार्तिक उनके बातें सुनकर बस मुस्कुराए जा रहा था। उसका ये एटीट्यूड देख राहुल चिढ़ गया। वो उसके काफी करीब आकर गुस्से से घूरकर बोला, ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना, अभी दम है तो मैच में दिखा। विल सी यू इन द फील्ड आफ्टर मेडिकल। कार्तिक ने सवालिया नजरों से कहा, व्हाट मेडिकल। राहुल ने उसकी ओर पलट कर देखा और हंसते हुए बोला, तूने नोटिस नहीं पढ़ा, आराम से पढ़ ले, अंग्रेजी में लिखा है। ये बोलकर वो मुंह टेढ़ा करते हुए वहां से अपने दोस्तों को लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद नील ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार कभी कभी ना मन करता है इस राहुल के बच्चे के हाथ पैर तोड़कर उससे रास्ते में भीख मंगवाओ। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर मजाकिया लहजे में कहा, जाने दे यार, क्यों बेअक्लों में मुंह लग रहा है। इसके बाद दोनों नोटिस देखने निकल गए। उस पर लिखा था, Please have your blood sample delivered to my office with further regular checkup report. Before the end of the day, students who fail to do so will not be eligible to participate in football team. कार्तिक ने कहा, जल्दी मेडिकल रूम चल, मुझे स्पोर्ट्स टीचर को ब्लड सैंपल भेजना है। ये बोलकर वो वहां से काफी स्पीड से मेडिकल रूम की ओर चला गया। मेडिकल में राहुल और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वो वहां किसी प्लान के साथ आए हुए थे। उन्होंने वहां बैठे नर्स से कहा, सर आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस कार्तिक का ब्लड लेकर हमें दे दीजिए। नर्स ने डरते हुए कहा, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राहुल उसकी ओर देखकर बोला, सर किसी को पता चलेगा तब ना, ना हम किसी को बताएंगे, ना आप किसी को बताएंगे और कार्तिक की बातों पर कोई यकीन करेगा नहीं। पैसों की लालच में नर्स कार्तिक का ब्लड सैंपल राहुल को देने के लिए राजी हो गई। इसी बीच कार्तिक नील के साथ मेडिकल रूम में पहुंच गया। कार्तिक को सामने देखकर राहुल ने नर्स से कहा, ठीक है सर, मेरा काम तो हो गया। ये बोलकर उसने कार्तिक को घूर कर देखा और वहां से चला गया। कुछ देर में ब्लड सैंपल देकर कार्तिक भी नील के साथ अपनी क्लास की ओर निकल गया। तारांकन लगभग आधा दिन बीत चुका था। कार्तिक और नील अपनी क्लासेस खत्म कर सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो दोनों हॉस्पिटल में एंटर कर ही रहे थे कि तभी वहां रिसेप्शन पर कार्तिक की नज़र शेफाली पर पड़ी। वो फॉर्म फिल करने में बिजी थी। शेफाली को देखकर कार्तिक के चेहरे पे स्माइल आ गई। नील ने जब उन दोनों को देखा तो मुस्कुराते हुए कार्तिक से बोला, अब यहाँ खड़े खड़े उसे देखकर हंसता ही रहेगा या जाकर उसे हाय हेलो भी कहेगा। तभी कार्तिक शेफाली के पास पहुंच गया और बोला, हाय शेफाली, हाउ आर यू।
उसकी आवाज़ सुनकर शेफाली एक पल के लिए तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसने जैसे ही कार्तिक की ओर देखा उसे राहुल की कई बातें याद आ गई। वो थोड़ा बुझी आवाज़ में बोली, हेलो कार्तिक। ये बोलकर वो चुपचाप खड़ी हो गई। कार्तिक ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हाउ इज़ योर फादर? शेफाली ने फिर से रूखेपन से कहा, नाउ ही इज़ फाइन, और मन में सोचने लगी, लगता है ये मुझे इशारा कर रहा है, कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता है, इसलिए तो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच गया। इसके पहले ये कुछ कहे मैं ही कह देती हूँ। ये बोलकर शेफाली ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, देखो मैं समझ रही हूँ जो तुम कहना चाहते हो। ये सुन कार्तिक ने सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखा। रियली शेफाली घबराई हुई थी। उसने कुछ सोच कर कहा, हाँ तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दूंगी। कार्तिक उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो आगे अपनी बात पूरी करता, लेकिन शेफाली ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और कहा, मुझे कुछ काम है। शेफाली का ये वियर्ड बिहेव कार्तिक को अजीब लगा। दूर खड़ा नील भी शेफाली का ये बिहेवियर देखकर शॉक था। नील ने कार्तिक के पास जाकर बोला, यार ये लड़की बड़ी मतलबी निकली, एक बार भी तुझे थैंक्स नहीं कहा। कार्तिक भी हैरान था। उसने कहा, पता नहीं यार क्या हुआ इसे। फिर कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, चल हमें चलकर मिस्टर अरोरा से बात भी करनी है। ये बोलकर वो दोनों हॉस्पिटल के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने डोर नॉक किया। किसी ने अंदर से कम इन कहा तो वो अंदर चले गए। अंदर सचिन अरोरा अपनी फाइल्स चेक कर रहे थे। उन्होंने कभी कार्तिक को सामने से नहीं देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने कार्तिक को देखकर बिना अनइंटरेस्टेड होकर कहा, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कार्तिक ने कहा, आई एम कार्तिक मित्तल। ये नाम सुनकर सचिन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, जी मुझे पता है, आप यहाँ मुझसे ये कैबिन खाली करवाने के लिए आए हैं। मेरा काम हो गया है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी फाइल सेट करने लगे। कार्तिक ने उन्हें देखकर कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सचिन ने उसकी ओर देखकर थोड़ा सार्कास्टिक होते हुए कहा, जी मैं आपको बखूबी समझ चुका हूँ, आप बिलियनियर है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मुझसे केबिन खाली करवाने आपको खुद आना पड़ा। आपके एक फ़ोन कॉल से ही ये केबिन खाली हो जाता, फिर आपने खुद यहाँ आने जहमत क्यों उठाई, मिस्टर मित्तल? कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, आप साफ साफ कहिए आप क्या चाहते हैं? सचिन ने अपनी फाइल सेट कर ली और कार्तिक की ओर देखकर कहा, क्या आप सुन पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ? कार्तिक और नील सचिन अरोरा के साथ मौजूद थे। उनकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, मैंने अपनी लाइफ की लंबी जर्नी सिर्फ लोगों की बातें सुनकर ही काटी है, आप बताएं क्या बात है? उसकी बात सुन नील खुद में ही दांत पीसते हुए बोला, फिर से तुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए? फिर वो खुद को शांत कराते हुए सामने रखी चेयर पर बैठ गया और अपने कंधे उचकाकर बोला, जी तो आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। सचिन ने घुरकर नील को देखा और कहा, जी मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला और ना ही मैं आप लोगों को भला बुरा कहूँगा, मुझे तो तरस आता है आप पर और आपकी छोटी सोच पर। ये बोलकर उन्होंने कार्तिक पर नज़र डाली तो कार्तिक सवालिया नज़रों से उनकी ओर हाथ बांध कर देखने लगा। सचिन ने कार्तिक की कुछ फाइल्स पास की और बोला, आप एक बार इन फाइल को चेक कर लीजिए। सिटी लाइन हॉस्पिटल दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का मैनेजमेंट बेस्ट है, क्योंकि हम सब ने मेहनत की है सिटी लाइन हॉस्पिटल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन एक दिन अचानक कार्तिक मित्तल नाम का बिजनेस टाइकून यहाँ पहुँचकर हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। महज 24 घंटों के अंदर हॉस्पिटल को अर्श से फर्श पर ले आता है। कार्तिक अब तक हाथ बांधे सचिन के कहे एक एक शब्द बड़े गौर से सुन रहा था। सचिन ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल मैं सच कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कार्तिक ने गहरी सांस ली और चुपचाप उसे सुनता रहा। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर आप हॉस्पिटल के लिए चैरिटी या कोई डोनेशन करते जैसे हर बिजनेसमैन करते हैं तो मैं सचमुच आपकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन आपने तो यहाँ भी अपना प्रॉफिट देखा, राइट मिस्टर मित्तल? ये बोलकर वो कार्तिक को घूर कर देखने लगे। उसकी आवाज़ में और उनके चेहरे में उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ का एक मेहनती डॉक्टर मेरी दोस्त के साथ डील कर रहा था, उसके फादर के इलाज के बदले वो हैरस कर रहा था, तो आप ही बताइए मिस्टर अरोरा, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए था?
पहले आकर आपके मैनेजमेंट से बात करना था और जब तक आप लोग उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन ना ले लेते तब तक इंतजार करना चाहिए था। एम आई राइट? सचिन ने अपना चश्मा अपनी आंखों से उतारकर टेबल में रख दिया और कहा, किसी एक की गलती की सजा पूरे हॉस्पिटल को देना कहाँ तक सही था मिस्टर मित्तल? फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, खैर छोड़िए ये सब बातें और ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? कार्तिक का जवाब आया, मैं चाहता हूं आप जिस तरह अपना काम करते आए हैं उसे आप कंटिन्यू करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सचिन ये सुन मुस्कुरा उठे और कार्तिक की ओर देखकर बोला, और अगर मैं आपकी बात ना मानना चाहूं तो क्या करेंगे आप? कार्तिक ने तुरंत कहा, मुझे पता है अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पैकेज डबल कर दूंगा तब भी आप नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आप यहाँ लाखों लोगों की उम्मीद बचाने की खातिर रुक जाए। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर चेंज हो जाए तब भी हॉस्पिटल को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट पूरी तरह बदल दी जाए तो ये हॉस्पिटल पूरी तरह चेंज हो जाएगा, जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये सुन सचिन कुछ सोचने लगे। कार्तिक ने आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप अपने लिए नहीं लेकिन उन हजारों लोगों की उम्मीद के लिए जरूर यहां रुकेंगे जो दूर दूर से सिटी लाइन हॉस्पिटल आते हैं। सचिन ने गहरी सांस ली और कार्तिक की ओर देखकर बोले, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, टेक योर टाइम और उम्मीद करता हूं आप उन लाखों लोगों को निराश नहीं करेंगे जिनकी उम्मीद इस हॉस्पिटल पर टिकी हुई है। चलता हूं, नाइस टू मीट यू। ये बोलकर कार्तिक उनके केबिन से बाहर निकल गया। नील भी उसे फॉलो कर रहा था। वो दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े होकर लिफ्ट का वेट कर रहे थे। नील ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, यार वो सचिन अरोरा कितना खड़ूस था, डायरेक्ट मुंह पर तुझे कैसे कह दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक उनके सामने लिफ्ट आ चुकी थी। वह दोनों जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंचे, उनकी नज़र लिफ्ट के अंदर मौजूद शेफाली पर पड़ी। शेफाली उन दोनों को इग्नोर कर रही थी। कार्तिक ने आगे से बातचीत करते हुए उससे कहा, हाय, देखो किस्मत ने हमें फिर मिलवा दिया इस लिफ्ट में। ये बोलकर वह स्माइल करने लगा। शेफाली ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया तो कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना, तुम्हारे फादर कैसे हैं? शेफाली इस बार थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, तुम एक ही क्वेश्चन कितने बार करोगे, एक बार तुम्हें बता दिया ना मैंने। बाबा ठीक है, बस अब तुम मुझे माफ करो। शेफाली के इस रिएक्शन की उम्मीद कार्तिक और नील दोनों ने नहीं की थी। नील हैरानी से मुंह फाड़े शेफाली को देखने लगा और कार्तिक भी हैरान ही था। कार्तिक ने कुछ सोचकर कहा, शेफाली साफ साफ बताओ क्या बात है? तब तक लिफ्ट हॉस्पिटल के 7th फ्लोर पर के सामने आकर रुक गई। शेफाली उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ही लिफ्ट से बाहर निकल गई। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि नील ने कार्तिक को देखकर कहा, अब क्या तुझे ये भी बताना पड़ेगा कि लड़की के पीछे जा और पूछ क्या गलतफहमी है उसे। ये बोल उसने एक बार फिर लिफ्ट ओपन करने के लिए बटन प्रेस किया और कार्तिक को लिफ्ट के बाहर धकेल लिफ्ट बंद कर ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। नील की मेहरबानी से कार्तिक लगभग लिफ्ट से बाहर गिर चुका था। आवाज सुनकर शेफाली ने पीछे पलटकर देखा कि कार्तिक उसे देखकर ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि वो फर्श पर बैठा है। शेफाली ने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और वहां से आगे जाने लगी। कार्तिक ने उसे आवाज देकर कहा, शेफाली तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। ये बोलकर कार्तिक उठकर खड़ा हुआ और तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। कार्तिक को अपनी तरफ आते देखकर शेफाली का गला डर के मारे सूखने लगा। वो डरते हुए बोली, हे माता रानी, इस बार मुझे बचा लेना, जाने मैंने किस सांप के बिल में हाथ डाल दिया, ये तो मुझे डसने आ रहा है। वह ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी कार्तिक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? शेफाली हिचकिचाते हुए बोली, देखिए मिस्टर मित्तल, आप बहुत बड़े आदमी है। कार्तिक ने नज़ारे झुकाते हुए कहा, ये बात मुझे पता है। शेफाली ने आगे कहा, और मैं एक मामूली मिडिल क्लास लड़की हूँ। हम मिडिल क्लास लड़कियों के लिए हमारी इज्जत, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले होती है और मुझे नहीं लगता कि आपके साथ मुझे दोस्ती रखनी चाहिए। आपने मेरी इतनी मदद की, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर ये बोलकर शेफाली वहां से जाने लगी, लेकिन कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बहुत ही सहजता से बोला, अगर तुम मुझे तुम्हारी नाराजगी की वजह बता दोगी तो आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। शेफाली ने अपने पर्स से अपना स्मार्टफोन निकाला और इंस्टा फेसबुक ओपन कर उसे दिखाते हुए कहा, उस रात हमारी तस्वीर किसने ली थी?
कार्तिक ने मोबाइल में जैसे ही वो फोटो देखी वो हैरान हो गया। शेफाली आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, और हम दोनों की यह तस्वीर किसने वायरल की? तुम्हें पता है ये फोटो वायरल होते ही मैं बैंक में किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। लोग मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मुझे तो ये लगने लगा है कि कुछ सोचकर शेफाली अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। कार्तिक ने शेफाली को उसका मोबाइल फ़ोन दिया और कहा, क्या लगने लगा तुम्हें? शेफाली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अब मुझे लगने लगा है कि तुम सचमुच मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हारे लिए जिस तरह तुमने शानोम को घुमाया था, तुम ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी करने वाले हो, राइट? इस पर कार्तिक अपनी आवाज़ कड़क करते हुए बोला, वॉट? क्या बकवास कर रही हो तुम? पहली बात, ये तस्वीर किसने वायरल की फ़िलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्द पता लगा लूँगा। और दूसरी बात, अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो मैं उस रात ही कुछ कर सकता था जब तुम आधी रात को मेरे साथ अकेली घूम रही थी। और तीसरी बात, मैंने शानोम का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि शानोम ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी और मेरे प्यार की बेइज्जती की। समझ में आया तुम्हें? और राहुल ने जो तुम्हें कह दिया वो तुमने मान लिया? फिर कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रहा हूँ? चलते चलते इतना कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं गलत इंसान हूँ तो आई प्रॉमिस आइंदा मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। ये बोलकर कार्तिक ने शेफाली पर एक नज़र डाली और वहाँ से चला गया। कार्तिक हॉस्पिटल के बाहर आ चुका था, जहाँ नील उसका इंतजार कर रहा था। कार्तिक का चेहरा देखकर नील को अंदाजा हो गया था कि वह अपसेट है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद उन लोगों ने टैक्सी ली और हॉस्टल के लिए निकल पड़े। कार्तिक एकदम साइलेंट था और वह टैक्सी की विंडो से बाहर देख रहा था। नील ने अपनी साइड विंडो से बाहर देखते हुए कार्तिक से कहा, तेरा मूड क्यों खराब है? शेफाली ने कुछ कहा क्या तुझसे? कार्तिक ने नील की ओर देखकर कहा, पता नहीं लोग मुझे गलत क्यों समझ लेते हैं। ये बोलकर कार्तिक चुप हो गया। नील ने उसके कंधे सहलाते हुए कहा, मैं हूं ना तेरे साथ। उसकी बात सुनकर कार्तिक को कुछ याद आया और उसने नील का गला दबाते हुए कहा, मेरे साथ तू है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे लिफ्ट से बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी तुझे, बोल। नील ने इशारे से उसे अपनी गर्दन छोड़ने के लिए कहा। कार्तिक ने उसकी गर्दन छोड़ दी तो नील ने खांसते हुए कहा, यार मैं तो तुझे इसलिए भेजा था कि जा और जाकर कन्या के मन में क्या चल रहा है वो पता कर। कार्तिक ने गुस्से से दांत पीसकर कहा, भेजा नहीं था, तूने मुझे फेंका था लिफ्ट से बाहर। तारांकन कुछ देर बाद वो दोनों अपने हॉस्टल पहुंच गए। रात के 12 बजे बज चुके थे, लेकिन कार्तिक की आंखों में अब तक नींद का नामो निशान नहीं था। वो शेफाली की कही बात को सोच रहा था। तभी अचानक नील की आंख खुली तो उसने देखा कि कार्तिक अभी भी सिर्फ ऊपर चलते पंखे को ही लगातार देखा जा रहा है। उसने उसकी आंखों के सामने 3 बार चुटकी बजाई तो कार्तिक हड़बड़ाकर उसकी ओर देखने लगा। नील नींद में झूलते हुए बोला, भाई तू अभी तक सोया नहीं क्या? तू भी, अगर शेफाली भी तुझे अपना दोस्त मानती होगी तो वो तुझे समझेगी जरूर। ये तेरा भाई नील कह रहा, अब सो जा चुपचाप। कार्तिक वापस पंखे की ओर देखते हुए बोला, वो बात नहीं है यार। नील को ये सुन आश्चर्य हुआ। वो उसकी ओर करवट लेते हुए होश में बोला, तो क्या बात है? कहीं तुझे तन्हाई तो नहीं महसूस हो रही? मतलब अगर ऐसा है तो तू अपने भाई से फ्रीली बोल सकता है। देख शर्मा मत, मैं सब समझता हूँ। कार्तिक उसे घूरते हुए थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, हाँ हूँ मैं तन्हाई में। अब बता, क्या सलूशन है तेरे पास? नील मस्खरी आवाज में बोला, तेरा टाइम आ गया है, तू सेटिंग कर ले, बस मुझसे वेरीफाई करा लेना, नहीं तो पिछली बार की तरह तुझे कोई भी क्यूट लगने लग जाता है। ये सुन कार्तिक ने इस बात का उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूरता रहा। तो नील एक्साइटेड होकर आगे बोला, अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बता, तुझे वो इंस्टाग्राम वाली लड़की कैसी लगी? वो क्यूट थी ना? ये सुन कार्तिक के भाव बदल गए और वो एक बार फिर पंखे की तरफ देख सोच में पड़ गया। नील को जब कार्तिक का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गिव अप कर दिया और वापस अपनी ओर करवट लेते हुए बोला, हूँ तू बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तुझसे तो पूछने का भी कोई फायदा नहीं, बैठा रह तू अपनी तन्हाई में, मैं चला सोने। ये कह नील वापस से सोने लगा और कार्तिक फिर से ख्यालों में खो गया। तारांकन अगली सुबह 9 बजे हंसराज कॉलेज में राहुल और कार्तिक के बीच फुटबॉल मैच शुरू होने में कुछ मिनट बचे हुए थे। राहुल ने पियून को बुलाया और एक लेटर देकर बोला, जाकर इसे अभी के अभी स्पोर्ट्स टीचर मिस डिसूजा को दे दे और सुन जैसा करने को कहा है ठीक वैसा ही करना। ये बोलकर उसने भी उनको 500 का नोट पकड़ा दी। पियून ने हाँ में सर हिला दिया।
पियून लेटर लेकर मिस डिसूजा के पास उनके स्टाफ रूम पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने कहा, मैडम जी यह लेटर किसी कार्तिक नाम के लड़के ने दिया है। मिस डिसूजा इस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी थी। उन्होंने बेपरवाही से कहा, हाँ टेबल पर रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। कुछ सोचकर पियून वही खड़ा रहा। उसे वही देखकर मिस डिसूजा ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कहा ना रख दो, बाद में देख लूंगी। पियून ने डरते हुए कहा, मैडम जी उस लड़के ने कहा है उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, आप प्लीज इसे तुरंत पढ़ लीजिए। मिस डिसूजा ने हैरान होकर कहा, ऐसा कौन सा लेटर है जो उस लड़के की जिंदगी और मौत पर बनाया है। ये बोलकर मिस डिसूजा ने पियून से लेटर लिया और पियून वहां से बाहर निकल आया। स्टाफ रूम के बाहर राहुल कुछ लड़कों के साथ पहले ही मौजूद था और वह स्टाफ रूम की विंडो से मिस डिसूजा का रिएक्शन देखना चाहता था। मिस डिसूजा ने जैसे ही एनवलप ओपन किया, एनवलप के अंदर ब्लड की छोटी सी बोतल निकली। ये देखकर उन्होंने हैरान होते हुए खुद से कहा, क्या भेजा है इस लड़के ने। फिर उन्होंने लेटर ओपन किया जिस पर ब्लड से लिखा था, डियर, मैं आपसे काफी दिनों से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन डरता था कि आप मुझे मना ना कर दें। आप हर दिन मेरे सपनों में आकर मुझे सोने नहीं देती है, रात भर आप मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं आपके इश्क में गिरफ्त हो चुका हूँ। ये लेटर मामूली मत समझना, इसे मैंने अपने खून से लिखा है। आपका अपना कार्तिक। ये लेटर पढ़कर मैडम डिसूजा गुस्से से चीख पड़ी। स्टाफ रूम के बाहर मौजूद राहुल ने अपने साथ मौजूद लड़कों से कहा, अब इस कार्तिक के बच्चे को आएगा मजा, चला था मुझसे पंगा लेने। मैडम डिसूजा गुस्से से तमतमाती हुई स्टाफ रूम से बाहर निकली। उनके हाथों में वह लेटर और एनवलप था। तभी उनके रास्ते में आकर राहुल ने मासूम सा फेस बनाकर मैडम डिसूजा से कहा, गुड मॉर्निंग मैम। मैडम डिसूजा इतनी ज्यादा नाराज थी कि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और वह आगे निकल गई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने पीछे पलटकर राहुल को देखा और गुस्से से कहा, ऐ लड़के इधर आओ। राहुल बिल्कुल डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह हाथ बांधकर मैडम डिसूजा के करीब पहुंचकर बोला, जी कहिए मैम। मैडम ने अपनी आंखों में अपना पावर वाला चश्मा सेट करते हुए कहा, ये कार्तिक तुम्हारे बैच में है ना। राहुल ने हाँ में सर हिला दिया और मासूम सा फेस बनाकर बोला, क्या बात है मैम, क्या उसने फिर से कोई नई शैतानी की है। मिस डिसूज काफी नाराज थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने कुछ सोचकर कहा, वैसे अभी इस वक्त वो कॉलेज के बॉयज लॉकर रूम में है। ये सुन मिस डिसूजा बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उनके वहां से जाने के बाद राहुल ने अपने दोस्तों को देखकर उन्हें हाई फाई दिया और सभी हंसने लग गए। कार्तिक बॉयज लॉकर रूम में मौजूद था। वो फुटबॉल मैच के लिए रेडी हो रहा था कि तभी वहां मिस डिसूजा गुस्से से तमतमाती हुई पहुंची। अचानक मिस डिसूजा को बॉयज लॉकर रूम में देखकर वहां मौजूद लड़के हड़बड़ा गए। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स कपड़े चेंज कर रहे थे तो अचानक उन्हें वहां देखकर वो इधर उधर छिपने लगे। कार्तिक अपनी जर्सी पहन रहा था। इस वक्त उसकी बॉडी पर सिर्फ ब्लू कलर की डेनिम जीन्स थी। मैडम को सामने देखकर उसने खुद को व्हाइट कलर के टॉवल से फट से कवर कर लिया। उसे ऐसा करते देखकर मिस डिसूजा ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, शर्म नहीं आती, झूठी एक्टिंग कर रहे हो। ये बोलकर उन्होंने उसे ब्लड की बोतल दिखाई। कार्तिक ने ब्लड की बोतल देखकर कहा, जी हाँ मैंने आपको भिजवाई थी। ये बात सुनकर मैडम डिसूजा और भी ज्यादा चीड़ गई और उन्होंने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। जवाब में कार्तिक ने कहा, मैम रूल इस रूल और मेरे हिसाब से रूल सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, राइट। तब तक नील भी वहां पहुंच चुका था। उसने मिस डिसूजा के बातें सुन ली थी। राहुल भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहां आ पहुंचा था। नील कार्तिक के पास आ गया और उसने मिस डिसूजा की ओर देखकर कहा, यस मैम रूल इस रूल और इसमें गलत क्या है। मिस डिसूजा ने घूर कर नील को देखा और उसके मुंह पर लेटर फेंक कर कहा, अपनी टीचर को लव लेटर भेजना कौन सा रूल है। उनकी ये बात सुनकर कार्तिक और नील दोनों हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। नील ने धीरे से मुंह फटो की कहा, तुझे डिसूजा मैम पर क्रश है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तेरा टेस्ट ऐसा होगा। कार्तिक ने धीरे से उसे जवाब दिया, बकवास बंद कर और लेटर उठा। नील नीचे झुककर फर्श पर पड़ा लेटर उठाकर पढ़ने लगा। फिर कार्तिक ने उससे पेपर झपट लिया और उसे पढ़कर बोला, मैम ट्रस्ट मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तो। वो आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले उसकी नज़र राहुल पर पड़ी जो कि मिस डिसूजा के पीछे से अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देकर कार्तिक को चिढ़ा रहा था। कार्तिक को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई।
मिस डिसूजा ने नाराज होकर कहा, मैं तुम्हें आज के आज इस गेम से डिस्क्वालीफाई करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम कॉलेज के किसी भी गेम का हिस्सा कभी ना बनो। बोलकर वहां से बाहर जाने लगी। कार्तिक दौड़कर उनके पीछे पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर बोला, मैम प्लीज ट्रस्ट में, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल मुझे ब्लड सैंपल देने के लिए कहा गया था और मैंने ऐसा किया भी, मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे साथ ऐसी शरारत करेगा। ये बोलकर उसने पीछे पलटकर एक नज़र राहुल को देखा जो कि अभी भी उसे चिढ़ा रहा था। मिस डिसूजा ने उसे डांट लगाते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये बोलकर वो बॉयज लॉकर रूम से बाहर निकल गई। कार्तिक उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए उन्हें फॉलो करने लगा, लेकिन वो कार्तिक की कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। तभी अचानक उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फ़ोन पिक किया। दूसरे साइड की बात सुनने के बाद उन्होंने हैरान होकर कहा, व्हाट, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। फिर उन्होंने फ़ोन पर जवाब में कहा, ओके आई विल मैनेज। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। कार्तिक अब भी उनके पीछे मासूम सा फेस बनाकर मौजूद था। मिस डिसूजा ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, तुम खेलने के लिए रेडी हो जाओ। कार्तिक सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारी टीम के कैप्टन का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जगह मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम जीत कर दिखाओगे। उनके इतना कहते ही कार्तिक खुशी के मारे छोटे बच्चों की तरह उछल पड़ा। लेकिन तभी मिस डिसूजा ने उसे अपनी कड़क आवाज में उससे कहा, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ऐसा घटिया हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कार्तिक घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैम आप जो पनिशमेंट देंगी मुझे मंजूर है। मिस डिसूजा ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और गहरी सांस लेकर बोली, मैच शुरू होने में 25 मिनट बाकी है। कार्तिक उठकर खड़ा हो गया और डिसिप्लिन बच्चों की तरह हाथ बांधकर उनकी बातें बड़े गौर से सुनने लगा। वो आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, 25 राउंड्स ऑफ द फुटबॉल फील्ड विद नॉन स्टॉप। ये सुन बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया और एक गहरी सांस ले फुटबॉल ग्राउंड की ओर चला गया। वो फुटबॉल ग्राउंड पर अपने पनिशमेंट वाले राउंड पूरे कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर पड़ी, जहां राहुल और शानोंग मौजूद थे। राहुल शानोंग के होठों पर किस किए जा रहा था और शानोंग भी उसकी पीठ अपने लंबे नाखूनों से सहला रही थी। ये देखकर कार्तिक ने अपनी नज़रें दूसरी ओर कर ली और अपनी दौड़ने की स्पीड बढ़ाकर वो तेजी से उनकी नज़रों से दूर जाने की कोशिश करने लगा। वो वहां से क्रॉस हो ही रहा था कि तभी शानोंग की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। वो हंसते हुए राहुल से कह रही थी, अगर आज तुमने ये मैच जीत लिया ना तो तुम्हारा इनाम पक्का। राहुल शरारती लहजे से बोला, अच्छा इसका मतलब आज रात सिर्फ तुम और मैं अकेले एक कमरे में। शानोंग ने हंसते हुए उसकी बात बीच में काट दी और रोमांटिक होकर बोली, हाँ बाबा सिर्फ तुम और मैं। ना जाने क्यों कार्तिक को इस बार उनकी बातें सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि उसने शानोंग जैसी लड़की को चूज किया। कार्तिक स्पीड से ग्राउंड के चक्कर पूरे कर रहा था क्योंकि अब मैच शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा था और कार्तिक अच्छी तरह समझ रहा था कि ये मैच उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आज का मैच जीत गया तो मिस डिसूजा उसे उस गलती के लिए माफ़ कर देंगी जो उसने कभी की ही नहीं थी। ये मैच हंसराज कॉलेज के साइंस स्टूडेंट्स वीएस कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच होने वाला था और कार्तिक कॉमर्स स्टूडेंट को किसी भी कीमत में डिसअपॉइंट नहीं होने देना चाहता था। कुछ देर बाद कार्तिक ने फुटबॉल फील्ड के 25 राउंड पूरे कर लिए। फुटबॉल फील्ड पर सारे प्लेयर्स मौजूद थे। कार्तिक की टीम की रेड कलर की जर्सी थी और राहुल की टीम की येलो जर्सी। फील्ड पर कुछ खूबसूरत लड़कियां हाथों में पॉम पॉम लेकर छोटी स्कर्ट पहनकर दोनों टीम को चीयर कर रही थी, जिसमें शानोंग भी मौजूद थी और वो बार बार राहुल को देखकर फ्लाइंग किस दे रही थी। फुटबॉल मैच का अनाउंसमेंट हो चुका था और दोनों टीम के कैप्टन को शेक हैंड कर अपना खेल शुरू करना था। कार्तिक और राहुल दोनों ने शेक हैंड किया तो राहुल ने कार्तिक को आंख मारकर कहा, तू कैप्टन बनकर आ गया, नाइस। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, तेरी रेंटेड गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दे रही, लगता है तू टाइम पर रेंट नहीं दे पाया। देख मेरी गर्लफ्रेंड छोटी ड्रेस में कितनी सेक्सी लग रही है। ये बोलकर उसने शानोंग को फ्लाइंग किस दिया और कार्तिक को देखकर सार्कास्टिक स्माइल करने लगा। कार्तिक ने जवाब में स्माइल कर दिया और कहा, जिसे तू मेरी गर्लफ्रेंड समझता है वो तेरी गर्लफ्रेंड की तरह चीपो नहीं है और ना ही उसे छोटी स्कर्ट पहनकर हाथों में पॉम पॉम लेकर लड़कों के सामने डांस करना पसंद है, समझ आया तुझे। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी ग्राउंड के बाहर मौजूद ऑडियंस के बीच से जोरदार आवाज आई, यू जो कार्तिक। आवाज कार्तिक को जानी पहचानी सी लगी।
इसलिए कार्तिक ने तुरंत ऑडियंस के बीच नजर डाली, जहां शेफाली हल्की सी मुस्कान लिए उसकी ओर देख उसे चीयर कर रही थी। कार्तिक को ये देखकर बहुत राहत मिली। उसने उसे देखकर हाथ हिला दिया तो शेफाली ने धीरे से अपने कान पकड़ लिए। शेफाली को मैच में देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने भी उसे देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उसने उसे देखकर बुरा सा मुंह बना लिया। कार्तिक ने राहुल से कहा, मैंने कहा था ना, जिसे तू मेरी गर्लफ्रेंड समझता है वो तेरी गर्लफ्रेंड की तरह चीपो नहीं है। तब तक फुटबॉल मैच की विसल बज गई। फुटबॉल मैच शुरू हो गया। वहां मौजूद ऑडियंस की हार्टबीट तेज होने लगी। कुछ देर बाद राहुल की टीम ने एक गोल कर दिया, जिससे राहुल का सीना चौड़ा हो गया, लेकिन कार्तिक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फुटबॉल कार्तिक के पास आए। वो गोल करने ही वाला था कि तभी वहां राहुल पहुंचा और उसने कार्तिक को पैर फंसाकर गिरा दिया और बॉल लेकर उसने बाजी मार ली। कार्तिक की टीम वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे, फाउल फाउल, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कार्तिक गुस्से से राहुल को घूर रहा था। राहुल और उसकी टीम इसी तरह चीटिंग कर गोल पर गोल किए जा रही थी। इसी दौरान राहुल ने कार्तिक के करीब आकर कहा, फुटबॉल में राहुल को हराना बच्चों का खेल नहीं है, घर जा और जाकर बॉर्नविटा पी। जवाब में कार्तिक ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। राहुल ने सार्कास्टिक स्माइल देकर कहा, आले आले बेबी को गुस्सा आ गया। ये बोलकर राहुल गोल करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, कार्तिक ने अपना पैर फंसाकर उसे गिरा दिया और उसके गिरते ही कार्तिक ने गोल कर दिया और फिर वो उसके पास आकर बोला, जैसे को तैसा। अब कार्तिक की टीम भी राहुल की टीम को पीछे कर इसी तरह गोल पर गोल करने लगी। राहुल गुस्से से कार्तिक को घूर कर देख रहा था। कार्तिक ने उसके गाल सहला कर कहा, आले आले गुस्सा आ रहा है, जा और घर जाकर बॉर्नविटा पी। ये बोलकर कार्तिक ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और फिर गेम में बिजी हो गया। इसी दौरान शानोंग जोर जोर से चिल्लाने लगी, कम ऑन राहुल कम ऑन। लेकिन कार्तिक की टीम को ना जाने कौन सा नया जोश आ गया था, जो इस बार उन्होंने राहुल और उसकी टीम को एक बार भी गोल नहीं करने दिया और कार्तिक की टीम का स्कोर राहुल की टीम के स्कोर से आगे बढ़ गया। ऐसा रिजल्ट देख राहुल ने अपनी टीम को बुलाकर शकल बनाया और टीम के लोगों को कुछ समझाने लगा। और उधर कार्तिक भी अपनी टीम से कह रहा था, हमें बस राहुल की टीम पर फोकस रखना है, वो लोग जिस तरह खेलेंगे बस हमें भी वही करना है, डिफेंस में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ओके। कुछ देर बाद एक बार फिर गेम शुरू हुआ। राहुल की टीम के सारे प्लेयर्स ने मिलकर कार्तिक की टीम को चारों ओर से घेर लिया था। फुटबॉल राहुल के पास थी। कार्तिक जैसे ही उसके करीब पहुंचा, राहुल ने उसे एक बार फिर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इस बार कार्तिक प्रिपेयर था। उसने पहले ही राहुल को धक्का देकर गिरा दिया और गोल मार दिया, और इसी के साथ पूरी ऑडियंस खुशी से चिल्लाने लगी, कार्तिक इज थे विनर, कार्तिक इज थे विनर। ऑडियंस में बैठी शेफाली के चेहरे पर भी एक बड़ी की मुस्कुराहट आ गई। वो भी खुशी से बोर्ड लेकर खड़ी हो गई। इस वक्त उसके साथ नील भी मौजूद था। शानोंग ने तो पॉम पॉम राहुल के मुंह पर फेंक दिया और गुस्सा होकर वहां से जाने लगी। राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो काफी गुस्से में थी और राहुल की एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी। उधर शेफाली फुटबॉल फील्ड में कार्तिक के पास पहुंच गई। इस वक्त उसकी टीम ने मिलकर उसे गोद में उठा रखा था, लेकिन शेफाली को देखते ही कार्तिक उसके करीब आ गया। शेफाली ने बहुत डिसेंटली कार्तिक से कहा, कांग्रेचुलेशन, तुम जीत गए। कार्तिक ने थोड़ा हैरान होकर कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला यहाँ मैच हो रहा है? शेफाली कुछ बोल पाती कि उसके पहले नील वहां पहुंचा और उसने कार्तिक को गोद में उठाकर गोल घुमा दिया। कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, तूने ही इंफॉर्मेशन पास की होगी। ये सुन नील शेफाली की ओर देखा और कार्तिक से बोल पड़ा, जब कोई तेरे बारे में पूछने खुद चलकर आ जाए तब बेचारा मैं क्या करता? कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारी और शेफाली से कहा, पर शेफाली तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर हुई? शेफाली ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा, फिर लगा कि आपकी बात सही थी, मैंने आपके बारे में। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी मिस डिसूजा ने माइक में अनाउंसमेंट की, आज की विनर टीम है टीम रेड यानी कॉमर्स टीम। ये अनाउंसमेंट सुनकर सारे कॉमर्स स्टूडेंट एक साथ चिल्लाने लगे, हिप हिप हुर्रे। मिस डिसूजा आगे अनाउंसमेंट करते हुए बोली, कॉमर्स टीम के कैप्टन कार्तिक अपनी टीम के साथ यहाँ ऊपर स्टेज पर आ जाए। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखा तो शेफाली ने उसे स्टेज पे जाने का इशारा कर दिया। कार्तिक अपनी टीम के साथ स्टेज पर पहुंचा, जहां उसे इनाम के तौर पर बड़ी सी शील्ड दी गई। शेफाली और नील जोर जोर से विसल बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे।
तारांकन इस वक्त स्टेज के पीछे राहुल अपने घुटनों पर बैठकर शानोंग से कह रहा था, डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। जवाब में शानोंग गुस्से में बोली, तुम्हारी क्या बात सुनूं मैं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना। ये बोलकर वो पैर पटक कर वहां से जाने लगी। राहुल ने उसे मनाते हुए कहा, डार्लिंग तुमने देखा ना वो लोग कैसे चीटिंग कर रहे थे। शानोंग ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, बात तो बहुत हीरोगिरी वाली करते हो। तुम उस कार्तिक से हार गए, आई कांट बिलीव इट। ये बोलकर उसके जाने के बाद राहुल झुंझला कर दीवार पर पंच मारने लगा। तभी उसे कार्तिक की टीम वालों की आवाज सुनाई पड़ी, ईस्ट और वेस्ट कार्तिक इज द बेस्ट। आवाज सुनकर उसने पीछे पलटकर देखा। शेफाली और नील उनकी टीम के आगे बोर्ड पर कार्तिक का नाम लिख उसे लेकर डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसकी टीम के लड़कों ने उसे गोद में उठा रखा था और इस वक्त कार्तिक के हाथों में जीती हुई बड़ी सी चमचमाती शील्ड भी थे। राहुल के करीब आकर कार्तिक ने लड़कों को कुछ इशारा किया जिससे लड़कों ने उसे नीचे उतार दिया। कार्तिक ट्रॉफी लेकर राहुल के करीब पहुंचा और तिरछी स्माइल देकर बोला, क्या हुआ बाबू को उसकी बाबू अकेले छोड़कर चली गई, सो सैड। राहुल ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, कार्तिक मेरा मूड पहले से ऑफ है, मुझसे बकवास मत कर। इस पर कार्तिक अपनी शील्ड राहुल को करीब से दिखाते हुए बोला, अरे मैं तो तुझे ये चमचमाती शील्ड दिखाना चाहता था जो तेरी किस्मत में नहीं थी और तू बुरा मान गया। राहुल ने उसे घूर कर देखा। तभी शेफाली को याद आया कि किस तरह राहुल ने उसे मैनिपुलेट किया था। वो भी बोल पड़ी, अगर किसी को पीछे करने का शौक है तो उसे दौड़कर पीछे करो, ना कि उसके पैर खींचकर या उसके खिलाफ झूठी कहानियां बनाकर। समझ आया तुम्हें? राहुल ने शेफाली को देखकर कहा, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। शेफाली ने गुस्से से जवाब दिया, अब तुम मेरी बात सुनो, अगर अब कभी तुमने मुझे कार्तिक के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेफाली की बात सुनकर नील ने हंसते हुए राहुल से कहा, यार आज तो तेरा अनलकी डे है, तेरे हाथ से शील्ड भी गई और तेरी गर्लफ्रेंड भी। राहुल गुस्से से उन्हें देखने लगा। शेफाली ने कार्तिक से कहा, आज बहुत अच्छा दिन है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए मेरी तरफ से। उसके इतना कहते ही कार्तिक अपनी आंखें बड़ी कर उसे गौर से देखने लगा। राहुल भी मुंह फाड़कर शेफाली को देख रहा था। शेफाली ने उन दोनों को आंखें छोटी कर देखते हुए कहा, आज हम लंच साथ में करेंगे और वह ट्रीट मेरे साइड से होगी, ओके? जवाब में कार्तिक ने ठंडी सांस ली और हंस पड़ा। एक बार फिर कार्तिक को उसकी टीम ने गोद में उठा लिया और नारेबाजी करते हुए वहां से बाहर निकल गए। तभी कार्तिक का मोबाइल बजा। फोन सचिन का था। कार्तिक ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से सचिन की बात सुनकर कार्तिक हैरानी से बोल पड़ा, क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? कार्तिक और सचिन की बात फोन पर अब तक जारी थी। सचिन ने हंसते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर मित्तल, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किसके साथ अपनी शर्त की बात कर रहा हूँ। कार्तिक ने सामने मौजूद शेफाली और नीली को धीरे से एक्सक्यूज मी कहा और कॉलेज कैंपस के दूसरे साइड जाकर सचिन से बात करने लगा। उसके वहां से हटते ही शेफाली ने नील को कोहनी मारकर कहा, इसे क्या हुआ, किससे बात कर रहा है? नील ने उसे छेड़ते हुए कहा, गेटिंग जेलस हम। तो शेफाली मुंह बनाते हुए बोली, नहीं ना, बस देखने में थोड़ा परेशान लग रहा है, इसलिए पूछा। नील ने गौर करते हुए कहा, अच्छा हाँ यार, तुम तो सही कह रही हो, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, वो देहरा राजकुमार कुछ भी हैंडल कर लेगा। तारांकन। वह कार्तिक ने सचिन से फोन पर कहा, आप कैसी शर्त रखना चाहते हैं, खुलकर कहिए। सचिन ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मित्तल आप एक बार फिर से सोच लीजिए। जवाब में कार्तिक ने कहा, मैं सोच समझ कर बातें करता हूं, आप बेफिक्र होकर कहिए। सचिन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए रेडी हूं। कार्तिक ने पूछा, बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? सचिन ने कहा, मैं चाहता हूं आप 1 महीना और 15 दिन मुझे असिस्ट करें। कार्तिक उनकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोला, आप जानते आप क्या कह रहे हैं? सचिन जवाब देते हुए बोले, जी हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। मेरे ऐसा कहने से क्या होगा और क्या हो सकता है? फिर कुछ सोचकर वो आगे बोले, खैर आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं समझ सकता हूँ ये काम आपकी आन-बान और शान के खिलाफ होगा, तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आप मुझे असिस्ट कर रहे हैं, ये बात मैं कहीं रिवील नहीं होने दूंगा। कार्तिक उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। कुछ जवाब ना आने पर सचिन गहरी सांस लेते हुए बोले, जानता हूँ आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, मैं सोचने के लिए आपको शाम तक का वक्त देता हूँ, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं इसे आपकी ना समझूंगा, ये कह उन्होंने ने कॉल रख दी।
कार्तिक खुद से बात करते हुए बोला, अजीब आदमी है, अंकल चौहान ने पहले ही बताया था ये इजी आदमी नहीं। लेकिन आज तो साफ साफ देख भी लिया। तभी वहां शेफाली और नील पहुंच गए। नील ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, किसका कॉल था? कार्तिक ने उन्हें बताया, हॉस्पिटल के हेड मिस्टर सचिन अरोरा का। उसका परेशान चेहरा देख शेफाली बात को पलटते हुए सबसे बोली, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो और चलो हम किसी अच्छे होटल में अच्छा सा लंच करते हैं। कार्तिक ने नील और शेफाली की ओर देखकर कहा, गाइस बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी चेंज करके आया। ये बोलकर कार्तिक वहां से लॉकर रूम की ओर कपड़े चेंज करने चला गया। वो वापस आया तो उसने शेफाली की ओर देखकर कहा, चलें। शेफाली ने हाँ में सर हिला दिया। तभी नील के फोन पर एक मैसेज आया। उसने उन दोनों की ओर देखकर कहा, गाइस मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ आऊंगा, ओके बाय। ये बोलकर नील, शेफाली और कार्तिक का जवाब सुने बगैर ही वहां से तेजी से चला गया। उसके जाने के बाद शेफाली ने हैरानी से कार्तिक से पूछा, इसे क्या हो गया? कार्तिक ने अपने कंधे उचकाकर कहा, आई डोंट नो एनीवेज, हम चलते हैं। ये कह वो दोनों कॉलेज की पार्किंग में पहुंचे, जहां शेफाली ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। शेफाली ने कार्तिक को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मेरे पास ये स्कूटी ही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कार्तिक ने हंसते हुए बोला, अरे तुमने आज तक कभी नील की रेट्रो स्कूटर नहीं देखी क्या? हम तो शुरू से ही उसी पर बैठकर कॉलेज जाते थे, हा हा हा। शेफाली के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने स्कूटी की डिक्की से अपना हेलमेट निकाला और स्कूटी में बैठकर कार्तिक को पीछे बैठने को कहा, और इसी के साथ उसकी स्कूटी दिल्ली की बिजी रोड में हवा से बातें करते हुए निकल पड़ी। रास्ते में शेफाली मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत दिन बाद मैं किसी दोस्त को स्कूटी पर बैठा कहीं जा रही हूँ। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे सच में दोस्त दोस्त मानती हो? इस बात पर शेफाली जोर से हंस पड़ी और बोली, और नहीं तो क्या, ये भी कोई पूछने की बात है? पर कार्तिक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह साइलेंट देख शेफाली ने उससे पूछा, तुमने ऐसे क्यों पूछा, बताओ ना? उसका सवाल सुन कार्तिक लंबी सांस लेते हुए बोला, काफी दिन बाद नील को छोड़ किसी ने मुझे दोस्त माना है। तुम कॉलेज आए मुझे बहुत खुशी हुई। पता नहीं तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। शेफाली थोड़ा सैड होते हुए बोली, उसके लिए आई रियली सॉरी। उस दिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद राहुल मेरे पास आया था, कहने लगा तुमने शानोम को धोखा दिया है और तुम लड़कियों की मदद कर उन्हें इसी तरह फंसाते ही। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पर उस दिन ना जाने क्यों मैं घबरा गई थी। दरअसल इस तरह कोई अनजान आदमी सेल्फलेस होकर कोई मदद करता नहीं है ना, इसलिए वो थोड़ा। फिर वो आगे कुछ सोच कर बोली, मैच देखने तो मुझे आना ही था और तुमने मुझे बगैर कुछ कहे माफ कर दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। कार्तिक शेफाली के सर पर तपली मारते हुए बोला, अनजान किसे कहा? मैं तो दोस्त हूं ना। अभी तो कहा तुमने, तो फिर दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, अंडरस्टूड? शेफाली भी मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्टूड। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, तो बस अब लगता है हम तीनों को मुन्ना भाई वाली स्कूटी खरीद लेनी चाहिए। तीनों उस पर सवार होकर मूलचंद के पराठे खाने चलेंगे। ये कह दोनों हंसने लगे। शेफाली को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा आदमी इतना ग्राउंडेड भी हो सकता है। तारांकन कुछ देर बाद वो दोनों एक अच्छे से 5 स्टार होटल के सामने रुक गए। शेफाली अपनी स्कूटी पार्क करने वाली थी कि तभी कार्तिक ने कहा, हमें यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। शेफाली ने उसकी ओर पीछे पलटकर देखा और कहा, क्यों नहीं मिलेगी, मेरे पास पैसे हैं। कार्तिक अपने माथे पर हाथ पटकते हुए बोला, लेकिन हम दोनों ड्रेस कोड में नहीं है ना, और यहाँ विदाउट ड्रेस कोड एंट्री नहीं मिलने वाली मैडम। शेफाली ने निराश होते हुए बोली, अब हम क्या करें? उसे उदास देखकर कार्तिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे 5 स्टार लेकर चलना चाहती थी ना, तो अभी देर नहीं हुई है। शेफाली होटल की ओर अपनी स्कूटी ले जाने लगी। कार्तिक ने पीछे से हैंडल का डायरेक्शन दूसरी ओर टर्न कर दिया और कहा, जिस 5 स्टार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका रास्ता ये नहीं है। शेफाली हैरान होकर बोली, फिर कहाँ है? कार्तिक ने कहा, बस तुम सीधा चलती जाओ और यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर राइट हैंड साइड 5 स्टार होटल है। शेफाली उसी डायरेक्शन में चलने लगी। तभी कार्तिक ने एक ढाबे के सामने उसे रुकने के लिए कहा। ढाबा देखकर शेफाली एक बार फिर हैरान होकर बोली, कार्तिक हम तो 5 स्टार होटल जा रहे थे ना? कार्तिक ने ढाबे के ऊपर लगे बोर्ड पर इशारा किया और कहा, इस ढाबे का नाम 5 स्टार होटल है और यहाँ का खाना अमेजिंग है।
ये कह शेफाली को हैरान देख कार्तिक ने कहा, देखो तुमने ही कहा था ना, तो मुझे 5 स्टार होटल लेकर जाना चाहती हो, तो हम आ गए 5 स्टार होटल। शेफाली उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने स्कूटी पार्क की और वो दोनों ढाबे के अंदर पहुंचे। ढाबे के चारों तरफ गार्डन बना हुआ था, जहां ढेर सारे खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स थे। गार्डन के अंदर कई गाज़ीबो बने हुए थे, जहां लकड़ी नुमा खाट थे। उस छोटे से ढाबे में काफ़ी चहल पहल थी। अंदर जा चुके शेफाली और कार्तिक अब अपना ऑर्डर चूज कर रहे थे। खाना आता उससे पहले कार्तिक वॉशरूम हाथ धोने चला गया। शेफाली अकेले बैठकर अब तक मुस्कुरा रही थी। तभी वेटर ऑर्डर लेकर उसकी टेबल पर पहुंचा। उसने अपनी घड़ी में समय देखा और खुद से बात करते हुए कहा, ये कार्तिक अब तक क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया ये, कि तभी कार्तिक वहां पहुंच गया और अपनी जगह पर सेटल हो गया। वेटर उन्हें खाना सर्व कर रहा था, लेकिन शेफाली ने उसे रोकते हुए कहा, हम खुद कर लेंगे, थैंक यू। ओके मैम, बोलकर वेटर वहां से चला गया। लेकिन कार्तिक ना जाने कहाँ खोया हुआ सा लग रहा था। शेफाली खाना सर्व करते हुए उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। उसने कार्तिक को हिकाते हुए कहा, अब किन ख्यालों में गुम हो गए हो, खाना शुरू करो वरना ठंडा हो जाएगा। कार्तिक फिर से ख्यालों से बाहर आया और बोला, हाँ हाँ खाता हूं ना, कुछ नहीं। ये बोल उसने हड़बड़ी में खाना शुरू किया। शेफाली ने जैसे ही खाने का पहला बाइट खाई उसे हिचकी आने लगी। कार्तिक ने उसे तुरंत पानी का गिलास पकड़ाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ा नॉर्मल होने पर कार्तिक ने पूछा, ऑल ओके ना, क्या हुआ? शेफाली ने आंखों से हाँ में इशारा किया और कहा, बहुत तीखा था, शायद मेरे मुंह में मिर्च का टुकड़ा आ गया, पर खाना अच्छा बना है। कार्तिक हंसते हुए बोला, देखा, हर कड़वी चीज असल में कड़वी नहीं होती। शेफाली भी मुस्कुरा उठी और बोली, हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो, अब बस भी करो। कुछ देर बाद उनका लंच हो गया। बिल शेफाली ने पे किया और दोनों ने साथ में ढेर सारी सेल्फी भी ली। कुछ देर बाद घर वो दोनों ढाबे से बाहर निकल आए। ढाबे से बाहर आने के बाद कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से टैक्सी लेकर निकल जाऊंगा। शेफाली ने कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ, आज लीव पर हूँ मैं। कार्तिक ने अपनी आईब्रो उचका कर कहा, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अचानक बारिश आ जाने की वजह से वो दोनों दौड़कर वापस गजीबो के अंदर आ गए, पर अब तक वो फिर भी थोड़ा भीग गए थे। गजीबो के अंदर आकर कार्तिक ने अपने गीले बालों को हाथों से सुखाने लगा। शेफाली भी खुद को सुखाने की कोशिश कर रही थी। तभी कार्तिक ने उससे कहा, अदरक वाली चाय लोगी, यहाँ की चाय भी औसम होती है। शेफाली ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो कार्तिक संभल कर वहां से ढाबे के अंदर चला गया। कुछ देर में कार्तिक 2 कांच की छोटी गिलास में चाय लेकर आया, जिसमें से एक उसने शेफाली को पकड़ा दी। उनके चाय खत्म करते तक बारिश भी रुक गई। ये देखकर कार्तिक ने शेफाली से कहा, लगता है बारिश ये चाहती थी कि हम दोनों साथ में चाय पिए, और वो भी अदरक वाली। पता है साथ में चाय पीने वालों की दोस्तों और गहरी हो जाती है। शेफाली ने जवाब में स्माइल कर दिया। कार्तिक ने अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा और शेफाली से कहा, तुम मुझे वेयरहाउस रोड पर ड्रॉप कर दो, मुझे किसी से मिलने जाना है। शेफाली ने हाँ में सर हिलाया और उसकी स्कूटी में वो दोनों वेयरहाउस रोड के लिए निकल पड़े और कुछ देर बाद वो वेयरहाउस रोड पहुंच गए। तारांकन उसके वहां से जाने के बाद कार्तिक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आज पहली बार कार्तिक ने नील के अलावा भी एक इतनी अंडरस्टैंडिंग दोस्त बनाई। दरअसल जब से कार्तिक घर छोड़कर अकेले अपने दम पर रहने और अपनी जिंदगी बनाने आया था, तब से आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो बिना किसी काम के उसका दोस्त बना हो सिवाय नील के। कॉलेज के बच्चे भी उससे नोट्स लेने के लिए और कॉलेज के काम के लिए ही बातें करते थे। उनमें से कोई भी उसका दोस्त बनने को रेडी नहीं था। वो सब उसे लो स्टैंडर्ड का मानते थे। उनका मानना था कि कार्तिक के पास ना ठीक घर और ना ही पैसे है, ऐसे में उसके साथ रहना यानी अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर देना। नील तो एक बार उसे कॉलेज कैंटीन में मिला था। जब कार्तिक शुरू में कॉलेज आया था तब बहुत ही शाय था। वो जल्दी किसी से बात नहीं करता था और ज़्यादातर अकेले ही रहता था। ऐसे ही एक दिन वो कैंटीन से अपने खाने की प्लेट खरीद सबसे कोने वाली टेबल पर आ ही रहा था कि तभी अचानक क्लास के सबसे लंबे लड़के ने अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए कार्तिक के सामने अपना पैर अड़ा दिया, जिससे कार्तिक अपने खाने की प्लेट लेकर सबके सामने जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उस लंबे लड़के की नज़र कार्तिक पर गई वो हंसने लगा और अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाने लगा। कार्तिक को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो किसी तरह उठ वहां से आंखों में नमी लिए बाहर की ओर आ पहुंचा और बेंच पर बैठ रोने लगा। तभी वहां से एक लड़का गाना गाते हुए क्रॉस कर रही रहा था कि उसकी नज़र उस रोते हुए बच्चे यानी कार्तिक पर पड़ी। वो अचानक उसके बगल बेंच पर आकर बैठ गया और उसके मुंह के एकदम करीब अजीब सा जोकर वाला मुंह बनाते हुए अजीब सी आवाज निकाल बोला, क्या हुआ बच्चू, किस बात से इस तरह आंसू टपका टपका कर गार्डन को पानी दे रहा हो? कार्तिक उसे देख थोड़ा सा हिचकिचाया और अपना मुंह दूसरी ओर करके बैठ गया। उसके ऐसा करने पर नील ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख लिया और नॉर्मली बोला, यार देखो, यहाँ हर किसी की लाइफ में सियाप्पा है, तुम्हारा भी होगा, आई अंडरस्टैंड, पर इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। सुना है आजकल लड़कियां भी लड़कों को भाव नहीं देती। अब देखो, मुझे ही देखो, मेरे नोट्स चुरा लिए किसी ने। एक तो वैसे ही पने में इतना कष्ट होता है और ऊपर से वो चोर भी इतना महान नोट्स ही ले जाने थे। हो उसे इतना बढ़ करते देख ना जाने क्यों कार्तिक को हल्की सी हंसी आ गई। वो धीरे से उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरा लंच गिर गया। ये सुन नील चौंक गया। वो बोला, अरे, तो गिर गया तो दूसरा ले लो। तो कार्तिक नीचे देखते हुए बोला, पैसे नहीं है। ये सुन नील की आंखें बड़ी हो गई। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ उसके कंधे पकड़ते हुए एक्साइटमेंट में बोला, ओ भाई साहब, यानी तुम टोपर हो। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। नील आगे उतनी ही एक्साइटमेंट से बोला, यार मतलब तुम स्कॉलरशिप के बेसिस पर आए हो? कमाल है, भगवान ने सुन ली मेरी। यार ये लो मेरा टिफ़िन, बस मुझे अपने नोट्स शेयर कर दो। ये बोल नील उसे मासूमियत के साथ देखने लगा। कार्तिक को ना जाने कैसे नील की मासूमियत और उसका भोलापन साफ नजर आ रहा था। पहली बार था जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख उससे यार कहकर बात की थी। फिर क्या, बस तब से नील और कार्तिक बेस्ट फ्रेंड बन गए। कार्तिक पुराने दिन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसे टाइम से कहीं पहुंचना है। उसने अपनी घड़ी में समय देखा और वहां से सिटी लाइन हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जहां सचिन अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। इस बार फिर कार्तिक बगैर डोर नॉक किए उसके केबिन में पहुंच गया। सचिन उसे सवालिया नजरों से देखने लगा कि तभी कार्तिक ने कहा, आपने शाम तक जवाब मांगा था तो मुझे लगा क्यों ना मैं खुद ही मिलकर आपको जवाब दे दूं। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।